तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये चैप्टर में क्या कहता है, ये चैप्टर कहता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका ऑब्जेक्टिव नॉट मेकिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाती नहीं है, इनका उद्देश्य नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना, इनके उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट ये प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं कमाती है, ठीक है। बट जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेकिंग होती है, वो प्रॉफिट कमाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती। अब होता क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनके एग्जांपल क्या होंगे इन ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ठीक है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल हो गए, सोसाइटी हो गई, एनजीओ हो गए, क्लब हो गए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है। स्कूल का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल हो गए, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, इनका उद्देश्य सामाजिक सेवा करना होता है, ठीक है। तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशन की हमें अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए? माना कि इन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो है वो समाज का भला करना है, बट हमें इन ऑर्गेनाइजेशनों का भी अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों अकाउंटिंग करना जरूरी है? क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन के भी अकाउंट्स बनते हैं, इनको भी पब्लिक को बताना पड़ता है कि हमारी ये पोजीशन है, ये स्थिति है, गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन के बारे में बताना पड़ता है। तो हमें इन ऑर्गेनाइजेशन की भी अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो आज हम यही सीखेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने खाते बनाती है। भाई हम तो मुंशी हैं, तो मुंशी हैं तो फिर खाते बनाना तो सीखेंगे ना कि भाई इन ऑर्गेनाइजेशन का भी खाता कैसे बनाए। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के खाते बनाने के लिए हमें क्या होता है, देखो अगर जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक है। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, बट यहां पर तो कोई प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं। ये तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती। इसी का अल्टरनेटिव है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहां पर बनता है जो हमारी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बट यहां पर जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह ये क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश अकाउंट बनाती है, बैंक अकाउंट बनाती है, बट यहां पर कैश एंड बैंक अकाउंट की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ओके। तो देखो कैश या बैंक अकाउंट के अल्टरनेटिव है यहां पर क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर हमारे को दो अकाउंट बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और वो क्यों बनाने हैं वो आप समझ ही गए हो कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, बट यहाँ पर उद्देश्य हमारा प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैश है और बैंक अकाउंट का यहाँ पर दूसरा नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? ये समरी होती है, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, समरी होती है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में समझना है, ठीक है।
हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ इन दोनों से रिलेटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट, कुछ 3 से 4 पॉइंट है दोनों के। आप उनको अच्छे से समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर और बहुत ईजी सा हो जाएगा आपके लिए चैप्टर, क्योंकि अभी जो कंटेंट छिपा है ना, अब जो मैं लिखने वाला हूँ उसी में छिपा है। ध्यान से सुनना। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो P&L अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। और आपको पता है, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, जो P&L अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं और जितनी भी इनकम आती है वो किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बिल्कुल सेम P&L अकाउंट की तरह ही बनता है, जितने भी खर्चे डेबिट और जितनी भी इनकम क्रेडिट। बट जो P&L अकाउंट होता है वो एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। कौन सा बेसिस फॉलो करता है? एक्रूअल बेसिस। इट फॉलो accrual basis of अकाउंटिंग। P&L अकाउंट हमारा एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल P&L अकाउंट है, तो ये भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा। इसका मतलब जितने भी खर्चे हो रहे हैं हमारे वो सारे एक्सपेंडिचर साइड, और जितनी भी इनकम हो रही है वो सारी इनकम साइड। ओके, ठीक है। इट रिकॉर्ड ओनली revenue nature, it record only revenue nature item। अब ये revenue nature क्या होता है अभी समझेंगे। revenue nature क्या होता है पहले आप लिख लो। it record only revenue nature item, it is related to current year only, करंट ईयर ओनली। ठीक है, अभी ये जो आप है ना, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट, यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, 1 से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उस 1 से 2 क्वेश्चन में आपको ये सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में लिखते हैं। इट फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पूरी दुनिया में 2 ही तरह की अकाउंटिंग करने के, एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो ही रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश का आना, कैश का जाना, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। यहाँ पर पीरियड से रिलेटेड नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कोई पीरियड यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ इट इज टू करंट ईयर ओनली, यानी कि ये पीरियड है, ये करंट ईयर से रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है। समरी एक पर्टिकुलर डेट पर, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, टोटल जो रिसीट हुआ है या पेमेंट हुआ है उसकी समरी है। तो यहाँ पर पीरियड नहीं देखते, करंट ईयर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है रिसीट एंड पेमेंट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा करंट ईयर फॉलो करता है, करंट ईयर से रिलेटेड होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे। इट फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहां पर इसका सेकंड पॉइंट है, इट रिकॉर्ड बोथ revenue nature as well as capital nature transaction। ओके, जो हमारा आखिरी पॉइंट है इसके अंदर, देखो ध्यान से सुनो। ओके, अब ये क्या है, ये जो हमने लिखा है इनकम एंड, ये पूरा क्रस है इस चैप्टर का। ये 3 पॉइंट, ये पूरे क्रस है इस चैप्टर के। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते तो पूरा चैप्टर इजी लगेगा। अच्छा, अब ये है क्या, चलो एक बार समझते हैं, फिर हम इसके एक सवाल करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो हुई हो या ना हुई हो। हुई हो ना हुई हो का मतलब क्या है, मान लो कि आपने सैलरी पेड करी है 10 महीने की, मान लो आपने सैलरी पेड करी 10 महीने की, बट आपने अभी 2 महीने की सैलरी पेड नहीं करी, तो 2 महीने की सैलरी को क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करेंगे। तो 2 महीने की सैलरी को हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में दिखा देते हैं। याद आया, P&L अकाउंट में दिखते थे हम कि टू सैलरी पेड
10 महीने की और प्लस में 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग की। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि करंट ईयर का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। करंट ईयर का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो का मतलब है कि चाहे वो काम हुआ हो या ना हुआ, रेंट पे किया आपने, मान लो किसी को पूरे 1 साल का रेंट होता है, आपने 9 महीने का रेंट पे किया, 3 महीने का रेंट अभी पे करना बाकी है, तो अभी 3 महीने का रेंट अभी पे करना बाकी है, तो उसको आउटस्टैंडिंग में दिखा दो। बट हो गया ना पूरा 12 महीने का रिकॉर्ड। तो इसे ही हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि पूरे के पूरे ईयर का रिकॉर्ड करो, चाहे वो काम हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट रिकॉर्ड ओनली रिवेन्यू नेचर आइटम। देखो रिवेन्यू नेचर आइटम का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन, जैसे हमारे कैश में परचेज, कुछ भी, मतलब सेल हो गया, परचेज हो गया, रेंट पे, सैलरी पे, ये हमारे रिवेन्यू नेचर होते हैं। अच्छा आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या ये रिवेन्यू नेचर है? नहीं ना, क्योंकि बिल्डिंग आप रोज रोज थोड़ी ना परचेज करते हो। आपने मशीन खरीदी, फर्नीचर, जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो बड़ी चीजों पर, वो हमारा रिवेन्यू नेचर नहीं होता, वो हमारा कैपिटल नेचर होता है। रिवेन्यू नेचर का मतलब है जो डे टू डे बिजनेस के काम में हो रहा है, वो सिर्फ रिवेन्यू नेचर होता है। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम को कंसिडर किया जाता है। मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदने पर आपके पास से जो पैसा गया, बिल्डिंग खरीदने पर आपके पास से जो पैसा गया, वो पैसा हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? वो कैपिटल नेचर है, तो इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ये देखो कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ ना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम आता है। अब आपने मान लो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को आपने बेच दिया और बेचने पर आपको लॉस हुआ, बेचने पर आपको लॉस हुआ, तो जो आपने फर्नीचर मान लो 1 लाख रुपए का बेचा है, तो वो तो 1 लाख रुपए तो हम कहां पर लिखेंगे, 1 लाख रुपए तो इसमें आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि आपको रिसीट हुआ 1 लाख रुपए। बट उसको बेचने या खरीदने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है, बट जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये करंट ईयर, पास्ट ईयर, फ्यूचर ईयर तीनों से रिलेटेड है। अब ये क्या है आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। ओके ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने समझ लिया है ऊपर ऊपर से, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब मैं यहां से रिलेट करवाऊंगा आपको, और वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का हमारा बेसिक काम था वो हमने कर लिया है। देखो बहुत ही बेसिक है ये आप समझो। आपको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, बट हम जब क्वेश्चन करेंगे वो प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।